हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। साथ में सुपर थैंक्स का ऑप्शन इनेबल है, अगर आपको कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना है तो प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट। स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी वीमेन शुड बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री फॉर प्रोविजन ऑफ क्रिच फॉर चिल्ड्रन ऑफ वीमेन एम्प्लॉयज एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। ओके, तो इसके लिए जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट इज 30। ओके, सो किसी इस्टेब्लिशमेंट में अगर 30 वीमेन एम्प्लॉयज़ हैं तो यहाँ पे रिच फैसिलिटीज़ अवेलेबल करना है एम्प्लॉयर को। ओके, इसी एक रूल को जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर। कोड ऑन जो सोशल सिक्योरिटी 2020 है, उसके अंदर क्या बोला गया कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें अगर जो वीमेन एम्प्लॉयज़ हैं वो 50 हैं, ठीक है, 50 और मोर देन 50 हैं, तो इस केस में आपको क्रिच फैसिलिटीज़ देनी है। ठीक है, सो क्रिच फैसिलिटीज़ के लिए दैट इज़ 50 और मोर देन 50 एम्प्लॉयज़ हैं। और इस केस में एज लिमिट की बात करूँ अगर, तो जो बच्चे की लिमिट है वह अंडर द एज ऑफ, अगर वह 6 ईयर्स 6 साल या उससे कम है, ओके, तो उसको जो है तो एम्प्लॉयर की है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो है कितनी बार मिनिमम जो है कम से कम उसको 4 बार 4 टाइम्स उसको बेबी से मिलने के लिए जो है तो अलाउ किया जाए। ओके, 4 टाइम्स अ डे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो 50 ये इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बात कर लेते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 की। एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 दैट इज नो पर्सन कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर मोर देन डैश डैश आर विदाउट अ मिनिमम हाफ एन आवर ब्रेक। सो दिस इज द आंसर क्या जाएगा 5 आवर्स। ओके, तो 5 आवर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एज पर द फैक्ट्री एक्ट रनिंग ऑफ अ कैंटीन इन अ फैक्ट्री इज एन ऑब्लिगेशन on the part of the employer when the number of workers is dash dash or more. Okay, तो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे जो कैंटीन की रिक्वायरमेंट है वह 250 वर्कर्स जो हैं, अगर कितने वर्कर्स हों 250 वर्कर्स, तो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर 250 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको कैंटीन रिक्वायर रहेगी। लेकिन अभी का जो कोड है आपको पता होगा दैट इज़ ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, दैट इज वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें अगर तो OSH&WC 2020। ठीक है, इस कोड के अकॉर्डिंग किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर आपके 100 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पे आपको कैंटीन का प्रोविज़न देना है। ठीक है, सो एज पर सेक्शन 24 ऑफ OSH&WC 2020 कैंटीन फैसिलिटी जो है आपको प्रोवाइड करना है अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं। ठीक है, और इस 100 में जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स भी इंक्लूड है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स और ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सो यहाँ पे ये नंबर क्रिच वाला नंबर हो गया है अभी 50 नए कोड में, और पहले जो कि 30 था, सो 30 से 50 हो गया है। और ये वाला जो नंबर है आपका, ये पहले 250 था, ये हो गया है 100, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी which deals with the matters pertaining to safety of rail travel and train operation works under the administrative control of, it is very important,
तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है यह डायरेक्ट जो है ये वर्क करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो जो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं दैट इज जनक कुमार गर्ग। आपको याद रखना है दैट इज जनक कुमार गर्ग साहब हैं। और जो यह CRS है, टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 9 जो है तो इसके सर्कल हैं। 9 सर्कल में पूरे जोनल रेलवेज़ को कवर करते हैं। सो 9 CRS सर्कल हो गए, ठीक है। जिसमें अगर बात करें तो जैसे कि सेंट्रल सर्कल में जो है तो आपके CR और WCR आते हैं। इस तरह से ईस्टर्न सर्कल की बात करें अगर तो ईस्टर्न सर्कल में जो है आपके ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे आते हैं। ओके, लाइक वेस्टर्न सर्कल की बात करें तो वेस्टर्न सर्कल में आपके वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ वेस्ट रेलवे आते हैं। तो इस तरह से टोटल जो है तो 9 सर्कल हैं और इनमें जो है तो जोन्स को डिवाइड किया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। पूछा जा रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट ऑफ कैंटीन। So, as per section 16, it is very important. Section 16 of the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, if there are one or more कैंटीन्स, सो कैंटीन्स की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली यहाँ पे, अगर वर्कर्स जो हैं उनके नंबर्स अगर 100 और मोर देन 100 है तो इस केस में यहाँ पे बोला गया है कि लेबरर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के लिए यहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाना है। ओके, विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 इनलिस्ट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। सो दिस इज द सेक्शन 10, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREC। तो दिस इज नथिंग बट इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। ओके, यहाँ पे कुछ और हम जो है तो फुल फॉर्म देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक बार लिखता हूँ और उनके नाम मैं बोलता जाऊँगा, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। IREPS है जैसे, दैट इज़ इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ठीक है। IRMAS है जैसे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवेज व्हाट, दैट इज मशीनरी, MA फॉर मशीनरी, MARS, दैट इज MA फॉर यहाँ पे इंडियन रेलवे हो गया। इसके बाद आया मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक पोर्टल है, रोलिंग स्टॉक पोर्टल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल है, ठीक है, जिसमें आपको बल्क RSP या MNP प्रपोजल के लिए है यूज़ होता है। IRMARS, मार्स। ओके, इसके अलावा RESS आपको पता होगा, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, अगर याद है तो ठीक है, रिवीजन हो रहा है। HRMS आपको पता होगा, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, निवारण भी इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आपका जो CP ग्राम है, ये हर बार पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। तो CP ग्राम्स, दैट इज सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिम्स आपको पता होगा, लिम्स इज नथिंग बट दैट इज लीगल इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम, ठीक है, लीगल इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा फिर कुछ और देख लेते हैं, जैसे HMIS मतलब H फॉर यहाँ पे हॉस्पिटल है, H फॉर हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है UMID, अभी बहुत चल रहा है, दैट इज़ यूनिक मेडिकल ID। और यूनिक मेडिकल ID कितने डिजिट की होती है ये पूछ लेता है, तो 12 डिजिट की होती है। 12 डिजिट में जो पहले 2 डिजिट हैं, फर्स्ट टू डिजिट वो क्या सिग्निफाई करते हैं, तो वो जो है सॉरी फर्स्ट 3 डिजिट
फर्स्ट 3 डिजिट जो है वो सिग्निफाई करते हैं आपका जो आई पास बिल यूनिट कोड है, बिल यूनिट कोड सिग्निफाई करते हैं। फिर 4 to 11 डिजिट जो होता है, 4 to 11 डिजिट वो एक रैंडम नंबर होता है, ठीक है, रैंडम जनरेटेड नंबर होता है, रैंडमली जनरेटेड नंबर, ठीक है। और जो 12th डिजिट होता है, ठीक है, वो आपका अल्फ़ा बेट होता है, जिसमें ए जो है तो बेसिकली एम्प्लॉई के लिए होता है, ओके। और बी से लेके वाई तक जो होता है उसके डिपेंडेंट या रिलेटिव्स के लिए होता है। और जेड जो होता है बेसिकली वह किसके लिए होता है, पेंशनर्स के लिए होता है। तो ये आपको याद रखना है। जेड के लिए जो कार्ड है वह कैसा रहता है, ग्रीन बाई ग्रीन रहता है, ठीक है। ये जो डिपेंडेंट्स के लिए कार्ड होता है वो ब्लू बाई येलो होता है। और एम्प्लॉय के लिए जो कार्ड होता है वो ब्लू बाई ब्लू होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको आई पास जो पूछा गया है, पहले मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आई पास की बात करें तो इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपको पता होगा। स्पैरो पूछा जाता है। स्पैरो इज़ नथिंग बट दैट इज सेल्फ, आपको सेल्फ बोल रहा हूँ, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, दैट इज स्पैरो, ठीक है। एक अर्पण पूछा जाता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है अर्पण, दैट इज एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, ठीक है, एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, दिस इज अर्पण, ओके। MERS दैट इज मिसलिनियस ई रिसीट सिस्टम, ओके। इसके अलावा RELHS पूछ लिया जाता है, दैट इज रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम 1997। VSMS पूछ लिया जाता है आपसे, VSMS दैट इज विजिलेंस स्टेटस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसके अलावा EDAS, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, EDAS दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम, दिस इज डेवलप्ड बाय SCR, ये भी आपको याद रखना है, साउथ सेंट्रल रेलवे। CTSE अभी तो बंद हो गया है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी, ओके। इसके अलावा IRPSM कई बार पूछ लिया जाता है, IRPSM इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट्स सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट। तो इस तरह से जो है तो कुछ जो है फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, तो प्लीज़ आप एक बार ध्यान दीजिएगा इन पे। नेक्स्ट है IREM दैट इज़ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, तो काफ़ी सस्ता सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तो IREM हो गया। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ PF बाय एम्प्लॉय, तो PF के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज 8.33%, आपको पता होगा, ओके। नेक्स्ट वन इज नेम द एक्ट विच एम्स प्रॉम्प्ट एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट एनी आर्बिट्री डिडक्शंस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट एनी आर्बिट्री डिडक्शंस, इसके लिए जो एक्ट है दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है। APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ये भी आपको पता होगा। इसके साथ में स्पैरो को आपको याद रखना है, नहीं भूलना है, ठीक है। स्मार्ट परफॉर्मेंस लग जाती है यहाँ पे और कुछ नहीं, है ना। अप्रेजल, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। और इसके बाद क्या रहता है आपका, दैट इज रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ओके, रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। तो स्टाफ बेनिफिट फंड बताया है, आपको बता चुका हूँ मैं ये कि जो है हर एक 1 अप्रैल को जो है हर एक फाइनेंशियल ईयर में एनुअल ग्रांट फ्रॉम द रेवेन्यूज़ ऑफ द रेलवे एट पर कैपिटा रेट ऑफ कितने रुपए हैं, 800 रुपये। 800 रुपये जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ओके। और इनको जो है तो टोटल अभी प्रेजेंट में कितने हेड हैं, दैट इज 15 हेड्स में इसको जो है तो डिवाइड किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो 15th हेड है दैट इज व्हाट मेंटल
कंडीशन को लेके है, और उसमें जो है तो 17 रुपये का योगदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, स्टाफ या एम्प्लॉय की जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एच बी ए यहाँ पूछा जा रहा है। दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एच बी ए दैट कैन बी सैंक्शन टू एलिजिबल रेलवे स्टाफ इज डैश डैश मंथ्स ऑफ द पे और 25 लाख विच एवर इज लेस। ओके, सो इस केस में यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एच बी ए है दैट कैन बी सैंक्शन टू एलिजिबल रेलवे स्टाफ इज that is 34 months. Okay, so 34 months of pay, it is very important, 34 months of basic pay, और या फिर 25 लाख रुपए विच एवर इज लेस। ये किसके लिए है? ये है अगर आपको नया हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। ओके, न्यू हाउस। और अगर आपका जो हाउस है एग्जिस्टिंग हाउस है, और एग्जिस्टिंग हाउस में ही अगर आपको एक्सपेंशन करना है, ठीक है, यहाँ पे तो एक टर्म आ गया कंस्ट्रक्शन और एक हो गया एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस करना है तो इस केस में आपको जो है तो 34 मंथ्स ऑफ बेसिक पे, 34 मंथ्स ऑफ बेसिक पे तो रहेगा, या 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ जो भी मिनिमम होगा इसमें, ठीक है, दैट में विल बी वो दिया जाएगा, सैंक्शन होगा। तो ये एक्सपेंशन के केस में आपको याद रखना है कि 10 लाख रुपए ही है, जबकि कंस्ट्रक्शन अगर करवाना है आपको नए हाउस का तो वहाँ पे 25 लाख रुपए है। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि जैसे 1 अप्रैल अभी जो 25 है और 31 मार्च जो 26 हुआ, यहाँ पे जो एच बी ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाउस बिल्डिंग एडवांस का इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, परसेंटेज इंटरेस्ट, वो कितना है? तो अभी जो है ये पॉइंट आपको याद रखना, दैट इज 7.44%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 7.44%। नेक्स्ट है, व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज मोर देन 1000 द वेजेस इज टू बी डिस्पर्स्ड विद इन डैश डैश डेज ऑफ द वेज पीरियड एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में अगर 1000 से ज़्यादा वर्कर हैं तो इस केस में जो वेज का डिस्बर्स है वह 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, और 1000 से कम वर्कर हैं, अगर वर्कर जो है वह लेस देन 1000 हैं तो इस केस में जो है तो 7 डेज में डिसबर्समेंट हो जाना चाहिए। तो मोर देन 1000 10 days एंड लेस देन 1000 दैट इज 7 days। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। For the purpose of calculation of compensation under the Employees Compensation Act 1923, the maximum amount of wages per month taken is dash dash. It is very important. So option दिया है 10,000, 8,000, 20,000 और 25,000. So for the purpose of calculation of compensation under Employees Compensation Act, the maximum amount of wages per month taken as रुपीज़ दैट इज़ 15,000। कितना हो गया है अभी? 15,000 हो गया है। ओके, अर्लियर इट वॉज 8,000 बट नाउ फ्रॉम जनवरी 3, 2020 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ ए क्रिटिकल डेट, आपको याद रखना है। दिस रिवीजन हैज़ बीन एग्जिस्ट। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है इफ़ एन एम्प्लॉय अर्नस मोर देन दिस 15,000, ठीक है, सो यहाँ पे ये रेट इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, फ्रॉम जनवरी 3, 2020। सो 15,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे। एज पर द फैक्ट्री एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क फॉर एन एडल्ट वर्कर इन अ वीक शैल नॉट एक्सीड डैश डैश आवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 आवर्स। When the railway servant transferred on administrative ground for the new station which is 1500 km from old station, the admissibility of joining time leave, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं हम। तो 12 दिन का लीव आपको मिलेगा। The maximum amount of advance that can be granted to a railway servant for the purchase of a personal computer, it is very important। अगर आपको PC यहाँ पे परचेज करना है तो इस केस में जो है तो रेलवे कुछ एडवांस के रूप में ग्रांट सैंक्शन करता है, दैट इज एक्चुअल
₹50,000 और एक्चुअल जो भी प्राइस रहेगा, जो भी एक्चुअल प्राइस ऑफ पीसी होगा, ठीक है, विच एवर इज लेस दैट अमाउंट विल बी ग्रांटेड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। सो 50,000 इज द राइट आंसर, 50,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 25 द Indian Industrial Dispute Act, retrenchment compensation is to be paid at wages equal to dash dash for every completed year or part thereof in excess of 6 months. So that is the 15 days. It is very important. Please note. Next है, when an employee is under suspension, the amount of subsistence allowance paid is dash dash percentage of his emoluments for the first 3 months. That is what 50%. It is very important. ठीक है, तो 90 डेज तक जो है आपको याद रखना है, 90 डेज तक जो है उसको यहाँ पे 50% ऑफ हिस एमोलूमेंट्स मतलब बेसिक प्लस डीए, एमोलूमेंट्स मतलब उसका जो बेसिक पे रहेगा प्लस डीए का 50% एज अ सब्सिस्टेंस अलाउंस यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। एज पर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 द अमाउंट ऑफ फी प्रिस्क्राइब्ड फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन इज। सो मिनिमम जो है यहाँ पे 10 रुपीज़ है, ठीक है, और जो बीपीएल हैं, बिलो पुअर्टी लाइन, उनके लिए जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, बट एबव पुअर्टी लाइन जो है, दैट इज़ एबव पुअर्टी लाइन एपीएल के लिए जो है तो 10 रुपये है। नेक्स्ट है, एन एम्प्लॉई अपॉइंटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 20th November 2016 ऑन रेगुलर बेसिस इज नॉर्मली इंटाइटल्ड फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑन। अगर 20 नवंबर 2016 को रेगुलर बेस पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना है तो उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा वो है 1 जुलाई 2017 को लगेगा, ठीक है, तो जुलाई वाले उसमें आएगा। नेक्स्ट है, नेम द मशीनरी फॉर्म्ड इन अ रेलवेज टू मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट विद ऑर्गेनाइज्ड लेबर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस अराइजिंग बिटवीन द लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, दैट इज पीएनएम। ओके, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी, बीबी गिरी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज नेम द एक्ट मेड टू इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। तो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए जो है यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया हुआ है उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। ओके, मिनिमम वेज एक्ट 1948। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ पर्सनल injury caused as a result of accidents compensated in a payment under the Employees Compensation Act 1923. So total or partial disablement of worker for period exceeding 3 days. ठीक है, अगर ये हो जाता है तो इस केस में यहाँ पे compensate किया जाएगा by the employer. Next is, what is the compensation payable under the Employees Compensation Act 1923 in case of death of the railways employee? It is very important. So 50% of the wages multiplied by the age factor or 1,20,000 rupees whichever is more. It is very important, ठीक है, तो डेथ के केस में ये है, it is very important. How many persons can form an association and get registration of trade union? तो आपको पता है यहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में बात की जा रही है और इसके अंदर 7 मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो 7 और मोर, ठीक है, 7 और मोर, प्रोवाइडेड एटलीस्ट 10% और 100 ऑफ द वर्कमैन, जो भी हो, है ना, उस इस्टेब्लिशमेंट में रहने चाहिए मेंबर के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। तो एसोसिएशन बनाने में यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनकी जो एज है, बेसिकली मेंबर्स मस्ट हैव व्हाट 15 ईयर्स ऑफ ओल्ड, कम से कम जो है तो 15 ईयर्स ऑफ ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे जो ऑफिस बियरर्स हैं, ऑफिस बियरर्स की बात करें अगर, तो ऑफिस बियरर्स की जो एज है, एज उसके लिए जो है तो 18 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है, 18 और मोर। तो ऑफिस बियरर मोर देन 18 ईयर्स और मेंबर्स के लिए 15 साल। तो ये आपको याद रखना है, 7 और मोर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज पूछा जा रहा है, टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और द रिफ्यूजल बाय एनी एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय any number of person employed by him is termed as lockout. It is very important. Okay, next is
When appointment of welfare officer in a factory is mandatory under the Factories Act 1948। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर अगर बात करें यहाँ पे, तो वेर 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देयर शुड बी अ वेलफेयर ऑफिसर होने चाहिए। अब यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट की जगह मैंने आपको बताया कि अभी कोड आ गए हैं, जैसे तो जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है 2020, दैट इज OSH इसको बोल सकते हैं, OSH कोड, OSH 2020 है जो। इसके अनुसार अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह लिमिट जो है पहले 500 थी, इसको अभी कितना कर दिया गया है, 250 और मोर देन 250 के केस में अगर यहाँ पे इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं या इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी इस्टेब्लिशमेंट में, तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो पहले ये 500 या ज़्यादा, उससे ज़्यादा था। अभी वाले इसमें क्या हो गया है, अगर कोई फैक्ट्री है या माइन है या प्लांटेशन है, वहाँ पे अगर 250 या उससे ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पे मैंडेटरली रिक्वायर्ड है वेलफेयर ऑफिसर की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी जो है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो जैसे वेलफेयर ऑफिसर हो गया 250 प्लस पे रहेगा, तो वैसे ही सेफ्टी ऑफिसर जो है, एक सेफ्टी ऑफिसर जो है वह 500 प्लस वर्कर्स पर सेफ्टी ऑफिसर रहेगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी ऑफिसर 500 प्लस वर्कर, वेलफेयर ऑफिसर 250 और वेलफेयर ऑफिसर दैट इज 250 प्लस वर्कर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एलोकेशन अंडर स्टाफ बेनिफिट फंड आउट ऑफ पर कैपिटा contribution for the relief of distress, sickness, etc. for the staff in grade pay up to 4600, that is what 120 rupees, it is very important. The rate of NHA, that is National Holiday Allowance, paid to railway servant in a level 4 in a pay matrix 7 CPC के अकॉर्डिंग कितना होगा। तो जो लेवल 3 to 5 है उसके लिए जो यहाँ पे NHA है दैट इज 477 पहले था, अभी बढ़ के ये कितना हो जाएगा, दैट इज 596 हो जाएगा। ठीक है, तो 477 की जगह कितना आ जाएगा, दैट इज 596 रुपीज़, द राइट आंसर। ओके, जैसे 630 रुपये ये बढ़ के अभी जो है तो कितना हो जाएगा, दैट इज 788 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, और 384 रुपये है, ये बढ़ के 480 रुपये हो जाएगा, क्योंकि DA जो है यहाँ पे क्रॉस कर गया 25% से, इसलिए CCL मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन व्हाट 3 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो है तो हर बार पूछा जाता है आपसे और बहुत परेशान करता है आपको कि नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है वह कब पेड की जाएगी या नाइट ड्यूटी किसको माना जाएगा। तो 22 से 6 को नाइट ड्यूटी माना जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस का जो कैलकुलेशन है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे कि NDA जो 22 से 6 के लिए पेड की जाएगी, और इसके लिए जो है सीलिंग लिमिट अभी डिसाइड कर दी गई है। ये भी आपको पता होगा कि जो सीलिंग लिमिट है, ठीक है, दैट इज 43,600 रुपीज़, ओके, पर मंथ। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और ये सीलिंग लिमिट जो है एप्लीकेबल है कब से, ये भी आपको बता दूं मैं कि दिस इज़ इफ़ेक्टिव फ्रॉम जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 से ये सीलिंग लिमिट जो है तो इंडियन रेलवेज में लगा दी गई है। ठीक है, ओनली एम्प्लॉयज़ विद अ बेसिक पे ऑफ 43,600 और लेस और जनरली इंटाइटल टू NDA। और आवरली रेट का कैलकुलेशन भी देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। जो आवरली रेट का कैलकुलेशन है दैट इज बेसिकली इसके अंदर जो कैलकुलेशन होगा वह बेसिक पे प्लस आपका डियरनेस अलाउंस जो भी होगा डिवाइड बाई 200। ठीक है, दिस इज द आवरली रेट फॉर नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो यह NDA का आवरली रेट है, इसको भी आपको याद रखना है। और वेटेज की बात करें तो 10 मिनट वेटेज जो है, तो नाइट वेटेज जो है वह यूनिफॉर्म वेटेज ऑफ 10 मिनट इज़ गिवन फॉर एवरी आवर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे का जो वेटेज है वह कितना है, दैट इज़ 1 घंटे जो है वह इक्वलेंट टू 10 मिनट्स है। ठीक है, तो उसको 10 मिनट वेटेज दिया जाता है यहाँ पे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे, दैट इज़ हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, दैट इज HPCA। ओके, हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस।
तो यह जो पेशेंट केयर अलाउंस है, जो अलाउंस है, यह नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी और डी जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसको दिया जाता है। और यह जो है अभी रेलवे हॉस्पिटल के अंदर फॉर लेवल 8 एंड बिलो इस 4100 रुपीज़ है। इसमें अगर हम +25% और लगा देंगे तो एट प्रेजेंट अगर बात करें तो यहाँ पे ये अलाउंस हो जाएगा कितना, दैट इज़ 5125 रुपीज़। 5125 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर। द रेट ऑफ डेली अलाउंस ऑन टूर एडमिसिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़ इन लेवल 5 एंड बिलो इस, तो डेली अलाउंस कितना आ जाएगा, दैट इज़ लेवल 5 के लिए, तो इसमें भी आप जो है तो +25% लगा दीजिए, ठीक है। दैट इज़ 625 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर। ओके, द रेट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड 1 जुलाई टू 30 सितंबर, दिस इज 2025 फॉर द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स बीइंग। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। जनरली यहाँ पे 1 जुलाई से 30 सितंबर जो है दैट इज अ सेकेंड क्वार्टर, दिस इज अ सेकेंड क्वार्टर, ठीक है। तो टोटल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 4 क्वार्टर में होता है, दैट इज़ Q1, Q2, Q3 और Q4। आपको पता होगा Q1 दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल टू जून, दिस इज Q1। Q1 जो होता है वह अप्रैल से जून तक होता है। Q2 जो होता है वह जुलाई से सितंबर तक होता है। Q3 जो होता है वह अक्टूबर से दैट इज़ दिसंबर तक होता है। और Q4 जो होता है दैट इज़ जनवरी से मार्च तक होता है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 25-26, और ये क्वेश्चन है Q1, Q2, Q3, Q4 फॉर हर एक तिमाही में यहाँ पर जो पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह कितना है, दैट इज़ 7.1%। हर एक क्वार्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह कितना है, 7.1%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज़ 7.1%। तो चाहे कोई भी क्वार्टर हो, यहाँ पे स्पेसिफिकली सेकेंड क्वार्टर पूछा है, लेकिन हर एक क्वार्टर में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह कितना रखा है, दैट इज़ 7.1%। तो ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2025 में यहाँ पे 7.1% है। द कंप्यूटर एडवांस विल बी अलाउड मैक्सिमम डैश डैश टाइम्स ऑफ द इंटायर सर्विस। तो ये जो है 5 टाइम्स इन द इंटायर सर्विस, ठीक है, 5 टाइम्स इन द इंटायर सर्विस कंप्यूटर एडवांस विल बी अलाउड, ठीक है। और अभी आपको बता दिया कि कितना मिलेगा, 50,000 या जो भी एक्चुअल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर है उससे जो भी कम होगा वो उसको आपको मिल जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग HBA। तो HBA दैट इज़ हाउस बिल्डिंग एडवांस। आपको ये भी बता दूं मैं कि हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए जो है तो कोई भी मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है, और नो मिनिमम सर्विस इज़ रिक्वायर्ड फॉर जो भी परमानेंट रेलवे एम्प्लॉई हैं, ठीक है। ऑल परमानेंट गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ और एलिजिबल फॉर, ऑल परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और एलिजिबल फॉर HBA, ठीक है। एंड ऑल अदर एम्प्लॉयज़ विथ एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। और जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं, अदर एम्प्लॉयज़ उनके लिए, फॉर अदर एम्प्लॉयज़ विथ एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग HBA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे, दैट इज विड्रॉल फ्रॉम द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड फॉर द परचेज ऑफ हाउस साइट फॉर बिल्डिंग अ हाउस इज परमिटेड टू, दैट इज व्हाट, 90% ऑफ अमाउंट स्टैंडिंग एट अ क्रेडिट। विड्रॉल फ्रॉम द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड फॉर परचेज ऑफ सेल्फ मैरिज इज परमिटेड अप टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज विड्रॉल फ्रॉम द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड फॉर परचेज ऑफ सेल्फ मैरिज इज परमिटेड अप टू। सो इस केस में अगर बात करें यहाँ पे, तो दिस इज़ अ 12 मंथ पे
और 3/4 ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट अ क्रेडिट विच एवर इज लेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे यहाँ पे। एडवांस फ्रॉम द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड फॉर द पर्पज ऑफ इलनेस ऑफ सेल्फ इज परमिटेड अप टू, तो 12 मंथ्स ऑफ पे और 3/4 ऑफ द अमाउंट एट द क्रेडिट विच एवर इज लेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है सेल्फ मैरिज के लिए और यहाँ पे इलनेस ऑफ सेल्फ के लिए, इन दोनों के लिए जो है सेम कंडीशन है और सेम विड्रॉल जो है तो परमिटेड है यहाँ पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 है, द वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शनिंग ऑन द रेलवेज और कंटेंट इन पैरा डैश डैश ऑफ द IREM वॉल्यूम 2 रिवाइज्ड एडिशन 1990। सो इट इज़ द 2301। ओके, 2301 पैरा में इसको इनकलकेट किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।